हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसको। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप पीसीएस देते हैं, पीएससी पीसीएस कह लीजिए किसी भी स्टेट का, तो उसके अगर आप प्री की बात करें तो ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइज जो ये वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए भी ये बुक काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में भी प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। 15वां पार्ट है इसका, यानी कि मौर्य साम्राज्य है। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, मेरी जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए सॉरी। मतलब हाँ, मैं थोड़ी कम बन रही है। हाँ, डेली मेरी कोशिश रहती है कि डेली वीडियो आए, ठीक है, जो कि मैं कर देती हूँ। ठीक है, बाकी जो है टाइम मुझे लग जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से वीडियो बहुत नहीं आ पा रही है। और गाइस, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तब। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, एंड शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी पसंद आता है चैनल पे तो गाइस, हमारी जो आदत है वो ये है। सबसे पहले हम विषय सूची की बात करते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत चल रहा है, जिसमें हमारा चल रहा है पार्ट 15, यानी कि मौर्य साम्राज्य के यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, आधुनिक भारत की बात करेंगे, विश्व इतिहास है, भूगोल में आपका जो है विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विविध है, उसके बाद खेलकूद है, और उसके सबसे लास्ट में है हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है, तो गाइस धीरे धीरे हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे हम मौर्य साम्राज्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, मतलब ये मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जन्म लिखा है 345 बीसी में हुआ। ठीक है, बीसी। ठीक है, तो इसमें लिखा है जस्टिन एक राइटर हैं, ठीक है, इतिहासकार हो गए। ठीक है, तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ना कह के क्या कहा? सेंड्रोकोटस। तो इंपॉर्टेंट नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करी। मतलब जस्टिन ने जो नाम लिखा है वो है सेंड्रोकोटस, विलियम जोन्स ने कहा ये जो सेंड्रोकोटस है ना, ये कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। अच्छा, तो विशाखदत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या लिखा है? वृषल। वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, किसने? विशाखदत्त ने, और उनकी जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें लिखा है क्या? निम्न कुल में उत्पन्न। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को लिखा है। अच्छा, यहाँ लिखा है घनानंद को हराने में जो है, घनानंद एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो घनानंद को हराने में यहाँ लिखा है कि जो चाणक्य, यानी कि चाणक्य का ही और नाम है कौटिल्य है या विष्णुगुप्त कह लीजिए, एक ही बंदा ये तीनों। ठीक है, तो इसने जो है चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी है, और बाद में चंद्रगुप्त का जो क्या बन गया है? प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो इसके द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। अच्छा, ये इकोनॉमी से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि ये जो अर्थशास्त्र है, क्या ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी से संबंधित है? नहीं, ये राजनीति से संबंधित किताब है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है आपके मगध की जो राजगद्दी, चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर 322 बीसी में बैठे हैं, और कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो ये गाइस आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के हैं या फिर जैन धर्म के हैं या वैष्णव या फिर शैव धर्म से की उपासक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन बंदों के नाम पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो अंतिम समय है वो कहाँ पहुँच गए? कर्नाटका पहुँच गए। कर्नाटका में क्या किया उन्होंने? कैसे? श्रवण बेल गोला पहुँचे। ठीक है, और वहाँ पे बिताया। ठीक है, कर्नाटका में श्रवण बेल गोला पहुँचे, वहाँ पे बिताया इन्होंने अपना आखिरी समय। ठीक है, अब लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, चलिए, तो एक चीज़ और ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस बुक में बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इनने क्या करा? सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, तो इसने, अब इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने जो उसकी बेटी थी ना, यानी पुत्री, क्या नाम है? कार्नेलिया, की शादी क्या करी? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। अच्छा, तो अब क्या है? युद्ध की संधि, जो युद्ध हुआ, संधि हुई, उसकी जो शर्तें हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, तो जो शर्तें थी उसके अनुसार क्या होता है? 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये इन्होंने क्या करा? कह दीजिए कि दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी करवाई, और ये जो है काबुल, कंधार, हेरात और क्या बोलते हैं, मकरान, चंद्रगुप्त को दे दिया। अच्छा, अब लिखा है कि इन्होंने जो है जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, तो मतलब ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, जब जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो रहा था ना, तो एक 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 को कौन देख रहा था या नेतृत्व कौन कर रहा था? भद्रबाहु। और दूसरे का कौन कर रहा था? शीलभद्र। ठीक है, तो हम बात करेंगे भद्रबाहु,
जो जिसको गुरु किसने मान लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, अब यहाँ लिखा है मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये जो बंदा है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, मतलब सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। बंदा है सेल्यूकस निकेटर, अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा, जिसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी। तो इसका जो एक क्या था, राजदूत था, जिसका नाम है मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। चलो, मेगास्थनीज द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम है इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज के अनुसार जो है सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर क्या है, शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंगरक्षक जो है सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार होते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ों को लेकर, अरे क्या लिखा है बकवास सब, तो वैसे लिखा है इन पेड़ों, मतलब कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते रहते थे। तो ये नई कहानी है यहाँ पे सुनने को मिल रही है, ठीक है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था, ठीक है। तो भैया कौन हथियारबंद महिलाओं से घिरा है, ठीक है। तो उनके खाना खाने के पहले खास नौकर जो है उस खाने को चखते थे। ये आपने ऐसा उसमें भी देखा, जोधा अकबर में, ठीक है। जो भी खाना बनाता था पहले वो चखता था। अच्छा, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अच्छा, तो पाटलिपुत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी कि सपोज कि ये पाटलिपुत्र है, इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं। अच्छा, जिसमें जो है आपका क्या है 570 बुर्ज और क्या है इतने द्वार, यानी कि 64 द्वार है, कोई नहीं पूछ रहा। 2-3 मंजिल वाले घर जो है लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, ठीक है। राजा का महल भी जो है काठ का बना है, काठ मतलब लकड़ी होता है गाइस, तो काठ का बना है, जिसे जो है पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और ये चारों तरफ से जो है उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो बकवास लिखी है। चलिए आगे बढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलिकस निकेटर के बीच एक युद्ध का वर्णन जो है आपका एपियानस ने किया था, ठीक है। चलो, मतलब इसने कहा कि इन दोनों बंदों का जो युद्ध हुआ कितने बताई है, एपियानस ने बताया, ठीक है। प्लूटार्क की बात करते हैं तो इनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेलिकस को 500 हाथी उपहार में दिया, इंपॉर्टेंट बात। चलिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब होती है, 298 BC में हो जाती है। कहाँ होती है, श्रवण बेलगोला उपवास द्वारा होती है, मतलब इन्होंने क्या करा, खाना खाना बंद कर दिया। चलो, अच्छा, अब बात करते हैं बिंदुसार। अभी हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिंदुसार की, राइट। देखिए, इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य ना, इनका उत्तराधिकारी कौन, बिंदुसार, ठीक है। तो दूसरा नाम है बिंदुसार, ठीक है। 298 में क्या होता है कि मगध की राजगद्दी पर बैठता है और इसे जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला, ठीक है। तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो गाइस हमने देखा था जैन धर्म, राइट। अब ये जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था, का अनुयायी था, ठीक है। नोट की बात करें तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने करी है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, मखलीपुत्र गोसाल ने करी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारीसार कहा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरिया नरेश यानी कि एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में जो है डायमिकस नामक राजदूत भेजा, और इसे भी जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। मतलब एक बंदा है मेगास्थनीज, एक बंदा है आपका एंटियोकस, एक बंदा है आपका डायमिकस, राइट। तो ये 3 नाम, ठीक है। तो एक है सीरिया आप जानते हैं, सीरिया का जो राजा है उसका नाम है एंटियोकस। इसने अपने राजदूत यानी कि डायमिकस को राजदूत है, डायमिकस को भारत भेजता है, ठीक है। यहाँ मगध भेज रहा है, ठीक है। अच्छा, ये डायमिकस कौन है भैया, मेगास्थनीज का ही उत्तराधिकारी है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है सिंह सेन कहा गया है, ये भी आपको पता है। बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन होता है, यानी कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है आपका ये वो वाला साइड है गाइस, अभी जो है ना ये आपको मिलेगा ना पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान का ऊपर वाला जो पार्ट है, देखिए सिंधु नदी झेलम नदी तो ऊपर ही है, वहीं पे तक्षशिला है, पाकिस्तान वाला एरिया है अभी फिलहाल। तो बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला है, तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन होता है। अच्छा, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। मतलब इन्हें कहा कि भैया किसी तरह से विद्रोह को रोको, तो इसने दो लोगों को भेज दिया। अच्छा, एक का नाम है सुशीम, एक का नाम है अशोक, ठीक है। अब लिखा है एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक यानी कि एंटियोकस I से 3 चीज़ें मंगाई, 4 चीज़ें नहीं 3। एक कहा उसने कि भैया मदिरा, दूसरा उसने कहा सूखे अंजीर, और तीसरा इसने कहा दार्शनिक। मतलब
ये हो रहा है, कहानी ये कह रही है कि जो बिंदुसार है उसने जो सीरिया का शासक है यानी कि एंटियोकस, उससे 3 चीज़ें मांगी। कौन कौन सी? मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। ठीक है, तो ये जो एंटियोकस है ना, अगर इसे इसमें लिखा नहीं है शायद, तो एंटियोकस ने कहा भैया मदिरा भी दे देंगे, सूखे अंजीर भी दे देंगे, लेकिन दार्शनिक नहीं देंगे। चलो, इसमें लिखा है बौद्ध विद्वान यानी कि तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। ओके, ठीक है। तो बिंदुसार की सभा में जो है 500 सदस्य वाली एक क्या है, मंत्री परिषद थी, इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसका जो प्रधान होता था उसको हम बोल रहे हैं खल्लाटक। ओके, आगे बढ़ते। तो हमने पढ़ी है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हमने पढ़ा बिंदुसार, अब हम पढ़ेंगे अशोक। ठीक है, चलो। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए महान भी लिखा है। ठीक है, 269 बीसी में मगध की गद्दी पे बैठता है। अशोक की जो माता है उनका नाम है सुभद्रांगी। ठीक है, दिव्यावदान के अनुसार उनकी जो माता है उनका नाम है सुभद्रांगी। ओके, अब क्या है, राजगद्दी पर बैठे उसके बाद क्या होता है कि बैठने के समय क्या होता है, अशोक अवंती का राजपाल था, मतलब गवर्नर था कहाँ का, अवंती का। ठीक है, उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठा है। अवंती का पहले राज्यपाल था, उसके बाद ये मगध की राजगद्दी पे बैठा है। अच्छा, लिखा है मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मतलब जो देखिएगा इस अशोक के ना अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिले हैं। ठीक है, तो देखा अशोक नाम कहाँ कहाँ मिला, तो अभिलेखों में मिला है। कहाँ कहाँ के? एक तो यहाँ लिखा है मस्की के, गुर्जरा के, नेतृत्व के और उडेगुलम के। ये तो आपको पता होना चाहिए, इन 4 जो लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिला है। ठीक है, अब लिखा है कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका के गुलबर्गा जिले में क्या लिखा है, कनगनहल्ली से प्राप्त जो उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख है, उसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है राण्यो अशोक, मतलब राजा अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, राण्यो अशोक लिखा है। अच्छा, अब यहाँ लिखा है भावरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी कि 260, देखिए 269 में राज्याभिषेक होता है, तो उसके 8 साल बाद यानी कि 261 बीसी में क्या है, कलिंग पर आक्रमण किया। तो इंपॉर्टेंट बात है गाइस, तो कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है आपको कहाँ मिलता है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें, राइट। अच्छा, यहाँ लिखा है प्लिनी का कथा, मतलब इस कहानी में इस वाली जो ये पैराग्राफ है इसमें इसने बस ये बताया कि कलिंग पर आक्रमण करता है अपने राज्य अभिषेक के जो है 8 साल बाद यानी कि 261 में करता है, और इसके बारे में आपको 13वें शिलालेख में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लिनी का कथन है कि मिस्र का जो राजा है यानी कि फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा, मतलब मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, इसका राजदूत भेजा गया जिसका नाम है डियानीसियस। ओके, फिर लिखा है उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो भैया बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है अशोक को किसने दी, उपगुप्त। अशोक के पहले जो है ब्राह्मण धर्म, मतलब अशोक जो है पहले अभी तो बौद्ध धर्म का हो गया, लेकिन जो पहले था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था अशोक, राइट। कलर चेंज करते हैं गाइस, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें लिखा है कलहड़ के रास तरंगणी से पता चलता है कि जो शैव धर्म का उपासक था वह। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्राह्मण धर्म का पहले था, शैव धर्म का उपासक था। फिर इसमें लिखा है, और ये किससे पता चलता है आपका, कलहड़ की रास तरंगणी से। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा इसका, ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है निग्रोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अपना लिया। फिर इसमें लिखा है मतलब ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। ठीक है, अब इसमें लिखा है अहरोरा लेख है। ठीक है, उसमें घोषणा की गई कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म का था, हमने मान लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया, 12वें वर्ष जो है निकाली सागर, और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी गया। मतलब इसने कहा कि भैया इसका राज्याभिषेक 269 में हो गया, और उसके 10 साल बाद ये गया बौद्ध गया, 12 साल बाद गया आपका निकाली, और 20 साल बाद गया लुम्बिनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए जो है बराबर की पहाड़ियों में क्या है 4 गुफाओं का निर्माण किया, मतलब एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी उसमें 4 गुफाएं बनाई हैं ऐसे करके। ठीक है, और इसमें कौन, आजीवकों को रहने के लिए। ठीक है, अब इसने कहा कि जिसका नाम 4 जो गुफाएं बनाई हैं, एक का नाम है कर्ज, एक का नाम है चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी।
ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशोक के पौत्र, पौत्र मतलब बेटे का बेटा, उसका नाम था दशरथ। ठीक है, तो उसने जो है आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान करी। ठीक है, तो अशोक के 7वें स्तंभलेख। ठीक है, देखिए क्या क्या कहते हैं आपके, शिलालेख थे, स्तंभलेख थे, और क्या थे, गुफा लेख थे। किसके थे? अशोक के। ठीक है, तो जो 7वां स्तंभलेख था उसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया और महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। मतलब महामात्र होते थे, आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होते थे, या आप कह सकते हैं जैसे कि आज एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या अच्छे पदों पे थे महामात्र। ठीक है, तो इनसे कहा गया भैया ये आजीविकों का क्या ध्यान रखें आप। ठीक है, अब लिखा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपने पुत्र यानी कि महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। और कहाँ भेजा? इन्हें कहा कि भैया श्रीलंका जाओ, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करो। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा से कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। बौद्ध परंपरा उसके लिपियों के अनुसार जो है अशोक ने क्या लिखा है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किसने करा है? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी शिलालेख हो गया, खरोष्टी शिलालेख हो गया, ग्रीक और क्या है अरमाइक जो लिपि का प्रयोग किया गया। अच्छा सॉरी, तो मतलब जो इसके शिलालेख थे ना उसमें कौन कौन सी लिपि का यूज़ किया गया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चारों का नाम। ठीक है, तो ग्रीक और जो है अरमाइक यानी कि दिस वन और दिस वन, ये लिपि का अभिलेख जो है आपको कहाँ मिल रहा है? अफगानिस्तान से। ठीक है, और खरोष्टी का आपको अभिलेख जो है, खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शहबाजगढ़ी से, और सहवाजगढ़ी और जो है मनसहरा या मानसहरा जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पे आपको खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। और जो शेष है जो शेष भारत से जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसने कहा ग्रीक और अरमाइक कहाँ से मिल रहा है? अफगानिस्तान से। मतलब इस लिपि में लिखा हुआ जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान से मिल रहा है। खरोष्टी में लिखा हुआ अभिलेख आपको शहबाजगढ़ी और मानसहरा से मिल रहा है, और बाकी जो है भारत में वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो गैस एक बात और जानते हैं, जो खरोष्टी लिपि होती है ना वो दाईं से बाईं लिखी जाती है। मतलब ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, तो इस तरह से लिखी जाती है जैसे उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भागों में बटे हुए थे। मतलब 3 तरीके के अभिलेख थे अशोक के। एक हो गया शिलालेख यानी कि एक पत्थर है, पत्थर पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक हो गया स्तंभ लेख, बड़ा सा स्तंभ है और उस पर कुछ 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 लिखा हुआ है। और एक हो गया गुहा लेख यानी कि गुफाओं के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दीवारों पर। अच्छा, अशोक के शिलालेखों की जो खोज है 1750 में आपका कितने पैट्रेटी फैनथिलर ने की है, और इसकी संख्या कितनी है? 14। यानी कि इसने कहा शिलालेख की खोज हो गई 1750 में, इसने करी है। 14 है टोटल शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो मतलब अब अभिलेख भी पढ़ना, हिंदी तो लिखी नहीं है या इंग्लिश तो लिखी नहीं है, जो सब पढ़ ले तो ठीक है। तो अभिलेख को पढ़ने में जो है सबसे पहली सफलता 1837 में किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अच्छा, तो लिखा है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। मतलब इसने कहा जो शिलालेख है यानी कि जो पत्थर पे लिखा हुआ है, दुनिया भर की बातें लिखी हैं, जो कि कितनी है टोटल? 14 हैं। तो उसमें लिखा क्या है एक्चुअल में? हर मतलब जैसे कि एक शिलालेख नंबर 1 है। ठीक है, तो उसमें किस विषय में क्या सब्जेक्ट है, किस विषय में लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा है। दूसरे शिलालेख में क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है। तीसरे शिलालेख में किस बारे में लिखा है। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो जो पहला शिलालेख है उसमें क्या लिखा है कि उसने कहा जो पशु बलि दे रहे हैं ना उसकी निंदा करिए कि मत करो भैया। अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है? मनुष्य और पशु दोनों को जो है, दोनों की चिकित्सा व्यवस्था को लेके, मतलब इसने कहा एक हॉस्पिटल बनाओ मनुष्यों के लिए, एक हॉस्पिटल बनाओ पशुओं के लिए। ठीक है, तीसरे में इसने कहा है कि जो राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया, मतलब जो राजकीय मतलब राजा के जो अधिकारी होते थे राज्य में, ठीक है, उनको आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत क्या है जो आपका राज्य है ना उसका दौरा करें। मतलब आप जाओ लोगों के बीच में दौरा करो, और इसमें क्या है कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। थर्ड वाले में 2 काम, एक जो अधिकारी है उनसे कहा भैया हर 5वें वर्ष में जाइए दौरा करिए, और दूसरा धार्मिक नियम भी तीसरे अभिलेख में लिखा हुआ है। चौथे अभिलेख की बात करते हो तो इसमें लिखा है बहरी घोष। इसमें जो है बहरी घोष की जगह क्या है? धम्म घोष की घोषणा की है। तो मतलब बाद में अशोक क्या कर रहा था? धम्म यात्रा करने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे बहरी घोष की जगह क्या कहा? धम्म घोष की घोषणा करी। 5वें में इसने लिखा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। जो धर्म महामात्र होते हैं उनकी इनको अपॉइंट कैसे किया जाए, ज्वाइनिंग कैसे की, उसके बारे में। अच्छा, 6ठे में लिखा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। ठीक है, अपने आप में नियंत्रण की बात करिए। अच्छा, 7वें 8वें में क्या लिखा है? अशोक की जो तीर्थ यात्रा है ना उनके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, 9वें में क्या है? सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है, मतलब एथिक्स पे आ जाइए। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है 10वें में, तो अशोक ने
आदेश दिया है क्या, कि राजा और जो उच्च अधिकारी हैं हमेशा जो है प्रजा के हित में सोचें, मतलब लोक कल्याण की बात करिए। अच्छा, अब 11वें में उसने क्या है, टोटल 14 है, तो 11वें में क्या है, धम्म की व्याख्या करिए कि धम्म क्या है एक्चुअल में। अच्छा, 12वें में लिखा है जो स्त्री महामात्र हैं उनकी नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अच्छा, 13वें में क्या लिखा है, कलिंग युद्ध का, जो कलिंग पे विजय प्राप्त करी, कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही है। एक्चुअल में क्या हुआ कि कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, बहुत सारा खून 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 देखे अशोक का हो गया हृदय परिवर्तन, उन्होंने कहा भैया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, तो इसी में क्या लिखा है, मतलब ये 13वें शिलालेख में लिखा है 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है, उसमें से जो है धम्म प्रचारक भेजे, जहाँ उसने क्या करा, धम्म प्रचारक भेजे सॉरी गाइस। तो यार 14th की बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा है, प्रेरित किया है, ठीक है, मतलब अच्छी बातें लिखी हैं। अशोक के स्तंभलेख की वजह, शिलालेख हमने कर लिया, अब स्तंभलेख कितने गए, 7 हैं। तो ये जो है आपका केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये जो है आपका 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, मतलब टोटल कितने हैं लेख, स्तंभलेख 7 ब्राह्मी लिपि में है और 6 जगहों से मिले हैं, ठीक है, 6 जगह से मिले। अच्छा, तो गाइस देखिए, एक 6 जगह देखिए यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6, तो इसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं, एक साथ दिखेगा आपको। देखिए 6 जगह लिखी है, 7वीं तो कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ लिखा है प्रयाग स्तंभलेख, ठीक है, प्रयाग में मिला होगा, ठीक है, एक तो फिर एक हो गया दिल्ली टोपरा में, एक हो गया दिल्ली मेरठ, एक मतलब दिल्ली टोपरा नहीं, दिल्ली देखिए, एक हो गया प्रयाग स्तंभलेख, फिर है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ हो गया, फिर है रामपुरवा हो गया आपका, फिर है लौरिया अरेराज, और लौरिया क्या है, नंदनगढ़, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा प्रयाग स्तंभलेख, तो इसमें लिखा है कि ये पहले जो है कहाँ पे था, प्रयाग स्तंभलेख कौशाम्बी में था, ठीक है, मतलब ये एक स्तंभलेख था जिसको जो पहले था कौशाम्बी में, और फिर क्या करा अकबर ने क्या करा, इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, मतलब ये जगह है कौशाम्बी, ये है आपकी इलाहाबाद, ठीक है, तो यहाँ पे था वो, यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, कौन लाया, अकबर। अच्छा, दिल्ली टोपरा की बात कर लेते हैं, तो जो ये स्तंभलेख था ये था आपका ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है टोपरा से दिल्ली लाया गया, मतलब एक जगह है टोपरा, ये जगह है दिल्ली, यहाँ पे था ये टोपरा में, टोपरा से दिल्ली ले आया, कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक लाया। अच्छा, दिल्ली मेरठ की बात कर ले तो ये जो है स्तंभलेख पहले कहाँ पे था, मेरठ में था, यहाँ अब क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये मेरठ से उठा के इसको कहाँ ले जाता है, दिल्ली ले आता है। अच्छा, फिर रामपुरवा की बात करें तो ये जो है चंपारण बिहार में स्थापित है, ठीक है, और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की है, ठीक है, आगे बढ़ते। फिर है लौरिया अरेराज, जो कहाँ पे है आपका, चंपारण बिहार, ये वाला भी चंपारण बिहार में। अच्छा, लौरिया नंदनगढ़, तो ये कहाँ है गाइस, चंपारण बिहार में, ठीक है। अच्छा, इस स्तंभ पर क्या है, मोर का चित्र बना हुआ है। चलिए, एक और चीज़, यहाँ पे ना मौर्य के प्रांत है और उनकी राजधानियाँ हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, जैसे पाँच हैं सॉरी। तो गाइस एक हो गया आपका, एक जगह है उत्तरापथ और इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला, ठीक है, दक्षिणापथ इसकी राजधानी क्या है आपका, सुवर्णागिरी, ठीक है। कलिंग की राजधानी अभी हमने पढ़ा था तोसली, अवंती की है आपका उज्जैनी, और फिर है प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत की है पाटलिपुत्र, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कौशाम्बी अभिलेख है, उसको हम क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो जो अशोक का 7वां अभिलेख है सबसे लंबा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा अभिलेख 7वां, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा, आपका रुम्मनदेही, ठीक है, सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मनदेही है, ठीक है। तो इसी में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान जो है अशोक द्वारा भू राजस्व की जो दर है उसको घटाकर 1/8 कर दिया गया, ठीक है, और लुम्बिनी ग्राम का जो है धार्मिक कर यानी कि बलि माफ कर दिया गया, मतलब इसने ये कहा कि सबसे लंबा जो अभिलेख है 7वां, सबसे छोटा रुम्मनदेही, ठीक है। फिर लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान इसने क्या करा कि जो वहाँ पे जो आपका रेवेन्यू है ना, जो मतलब जनता से पैसा लिया जाता था, ठीक है, मतलब लगान कह लीजिए, भू राजस्व, ठीक है, तो वो उसने कम कर दिया, ने कहा यार बहुत ज़्यादा है, उसे कम कर दो, 1/8 पार्ट कर दिया उपज का, राइट। फिर उसने कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो धार्मिक कर यानी कि उसको हम बोलते हैं बलि, उसको इसने माफ़ कर दिया, इन्हें कहा अब नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब नोट की बात कर लेते, तो महास्थान यानी कि आपका लिखा है बांग्लादेश से प्राप्त जो है गौरा का जो है ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्यकाल में जो है अकाल सूखा जैसे जो दैवी प्रकोप है दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा जो है राहत कार्य किए जाने का विवरण दिया गया है, मतलब जैसे अभी कोविड आया था तो गाइस आप देख रहे थे कि लोगों को खाना दे रहे थे या कुछ रहने वहने मतलब हेल्प कर रहे थे, तो उस तरह से कुछ। अब देखिए इनमें प्रथम पृथक
शिलालेख में ये घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। आगे लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है अशोक का जो आपका लिखा है सारेकुना यानी कि कंदहार अभिलेख जो है ग्रीक और अरमिक भाषा में प्राप्त है। ठीक है, तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री और जो पुरोहित है उनकी नियुक्ति के पहले इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, और जिसे जो है उपधा परीक्षण कहा जाता था। मतलब ये है कि भैया किसी को भी अगर मंत्री या मुख्यमंत्री या पुरोहित बनाना है तो भैया उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अच्छा, इसको हम बोलते थे उपधा परीक्षण। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद होती थी जैसे कि आज भी है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, अच्छा, अर्थशास्त्र में जो है शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में जो है तीर्थ का उल्लेख किया गया। तीर्थ, ठीक है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। तो इसकी संख्या हो गई 18, और अर्थशास्त्र में 4 जासूसों का को भी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या हो गई 5, अभी हमने देखा भी था। अच्छा, प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रशासक कुमार हो गए, आर्यपुत्र हो गए, या फिर राष्ट्रिक हो गए। यानी कि गाइस प्रांत 5 है, चक्र कहा जाता है प्रांतों को, और इसमें कौन है प्रशासक, या तो आप कुमार कह लीजिए, आर्यपुत्र कह लीजिए, या राष्ट्रिक कह लीजिए। प्रांतों का जो विभाजन है विषय में किया गया, मतलब सबसे बड़ा हो गया आपका, आप कह सकते हैं प्रांत। ठीक साम्राज्य में प्रांत आ गया, प्रांत के बाद विषय आ गया, और विषय का जो मुखिया होता था या जो अधिकारी होता था वो होता था विषयपति। अतः तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम, गांव। ठीक है, और इसका जो मुखिया होता था ग्रामीक होता था, ग्रामीक। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो होता था गोप होता था, और जो है 10 ग्रामों का क्या होता था, शासन संभालता था। ठीक है, अच्छा, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप और 10 गांवों को देखता था वो। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार अगर हम बात करें तो नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का जो मंडल करता था। बस इसने कहा कि 30 सदस्य हैं। ठीक है, 30। तो ऐसे ऐसे करके 5-5 करके जो है 6 समितियां बना दी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो गाइस टोटल आप करेंगे ना तो 30 आ जाएगा। 6 समितियां, हर एक में 5 सदस्य, राइट। तो इसमें मेगास्थनीज क्यों है, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 6 समितियों में विभाजित थे ये, 5-5-5-5 थे, तो 5-6 30 हो गया। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। ठीक है, फिर इसमें लिखा है बिक्री कर के रूप में जो है मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था, 1/10 बिक्री कर। ठीक है, तो इसे बचाने के लिए क्या, अगर जो इसे नहीं देता था टैक्स, उसे मृत्युदंड दिया जाता था। अच्छा, फिर क्या है, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई क्या है, मार्ग निर्माण अधिकारी था। मतलब मार्ग निर्माण, ये जो सड़क वड़क बनाते थे उसका अधिकारी एग्रोनोमोई। ठीक है, तो जस्टिस के अनुसार जो है आपका, जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग जो है 50,000 अश्वरोही यानी कि घोड़े वाले सैनिक थे, और 900 जो हाथी वाले सैनिक थे, और जो है 9,000 जो है हाथी वाले थे, 8,000 जो है रथ थे। ठीक है, जस्टिन नामक जो है यूनानी लेखक, यूनान का था ये बंदा, तो इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी जो है 6 लाख की फौज के से जो है सारा भारत, मतलब अब इसने क्या करा, जस्टिन क्या कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये इसने क्या किया, 6 लाख की फौज ली और पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, तो ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन ये मतलब इसमें डाउट है। ठीक है, सही है कि गलत, लेकिन जो है ये सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कर दिया। मतलब पश्चिमोत्तर भारत मतलब ये वाला साइड, ठीक है, भारत का। तो इसमें जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को जो है लुटेरों की सेना का। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कि एक ये देखिए प्रशासनिक समिति और उसके कार्य देखिए, तो समिति लिखा है और ये कार्य लिखा है। सॉरी गाइस, हम भूल गए थोड़ा सा। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे कि भैया 6 समिति और हर एक में जो है 5-5 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन सी समितियाँ हैं, देखिए पहली जो समिति है उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था जो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री और जो शिल्पकार का निरीक्षण करना। ठीक है, देखना ठीक ठाक है कि नहीं। द्वितीय जो है विदेशियों की देखरेख करना, जो बाहर से लोग आते थे उनको देख। तीसरी समिति है वो क्या करती थी, जन्म मरण का विवरण, जैसे डेथ सर्टिफिकेट बना रही है और बर्थ सर्टिफिकेट बना रही है। ठीक है, चौथी वाली जो है क्या करिए, व्यापार वाणिज्य की देखभाल करिए, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। पांचवें जो है आपका निर्मित वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण कर रही है, यानी कि जो बिक्री हो रही है वो ठीक ठाक तरीके से, सही तरीके से हो रही है, नहीं घपला हो रहा है। अच्छा, छठी समिति जो बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, क्या करती थी, बिक्री कर उसको वसूल करने का काम करती थी छठी समिति। अच्छा, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था उसको हम क्या बोलते थे, नायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
अब लिखा है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था सेनापति, सब जानते हैं प्लिनी नाम। प्लिनी एक बंदा था जो कहाँ का था, यूनानी लेखक था। उसने क्या कहा कि चंद्रगुप्त की सेना में जो है 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 जो है हाथी थे। अच्छा, यही बात एक जगह और किसी ने कही है। तो गाइस जो ये यहाँ पे कही है वो किसने करी है, जस्टिन ने करी है। ठीक है, जस्टिन ने अपना बताया कि हिसाब किताब की कैसी सेना थी, और प्लिनी ने, और जो ये प्लिनी है कहाँ गया गाइस, हाँ, तो प्लिनी ने अपना हिसाब किताब बता दिया कि नहीं इतने इतने लोग थे। अच्छा, मेगास्थनीज ने कहा कि जो मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, वही वाली बात जो अभी हमने पढ़ ली, 6 समिति, हर एक में 5 सदस्य। अच्छा, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग, इंपॉर्टेंट बात, महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मतलब भैया कहा एक गुप्तचर विभाग था, किसके अधीन, महामात्य सर्प द्वारा के अधीन था। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए, एक ही स्थान पर रहने वाले जो 2 तरीके के गुप्तचर हैं। ठीक है, तो जो एक ही स्थान पर रहकर जो है कार्य करने वाले जो गुप्तचर थे उनको बोलते थे संस्था। ठीक है, और जो एक है भ्रमण करते थे, मतलब घूमते फिरते रहते थे और कार्य करते थे अपना, तो उनको बोलते थे संचार। मतलब 2 टाइप के गुप्तचर। अच्छा, अशोक के समय में यहाँ लिखा है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते थे, राजुक। यानी एक हो गया आपका जनपद का जो न्यायालय, जनपदीय न्यायालय, उसका जो न्यायाधीश होता था यानी कि जज होता था, उसको हम बोलते थे राजुक। अच्छा, सरकारी भूमि को हम क्या बोल रहे हैं, सीता। ठीक है, सीता भूमि। अच्छा, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली जो भूमि होती थी उसे बोलते थे अदेव मात्रक। मतलब वर्षा नहीं हो रही थी लेकिन खेती अच्छी खासी हो रही है, अदेव मात्रक। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब अनाज को मापने के लिए क्या यूज कर रहे हैं आप, द्रोण। अच्छा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मतलब मेगास्थनीज का जो भारतीय समाज है 7 वर्गों में विभाजित। जैसे कि दार्शनिक है, वहाँ पे किसान मिलेंगे, अहीर मिलेंगे, कारीगर मिलेंगे, सैनिक मिलेंगे, निरीक्षक मिलेंगे और सभासद मिलेंगे। ये कहा है मेगास्थनीज ने। ठीक है, कुछ छोड़ के आए हैं हम उसे। फिर इसमें लिखा है सैन्य समिति, उसके कार्य की बात। तो प्रथम जो है वो क्या करती थी, प्रथम समिति क्या करती थी, जल सेना की व्यवस्था करती थी। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं नेवी थी। ठीक है, द्वितीय समिति जो है यातायात और जो है रसद की व्यवस्था करती थी। मतलब जो यातायात हो रहा है, रसद की व्यवस्था। और तीसरी जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी अश्वरोहियों की जो सेना है उसकी देखरेख करती थी। और पांचवी जो हाथी वाली जो सेना है, गज मतलब हाथी, तो उनकी देखरेख। और छठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला है उसको बोलते थे रूपा जीवा। यानी जो वैश्यावृत्ति कर रही थी, अपने मन से कर रही थी जो। ठीक है, नंद वंश के विनाश करने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा यानी कि परवर्तक से सहायता ली थी नंद वंश का विनाश करने के लिए। अच्छा, मौर्य शासन जो है आपका 137 वर्ष तक चला। और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार इसने कहा कि नहीं भैया 9 राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासन कौन हो गया, बृहदत्त हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए क्योंकि आखिरी है। अच्छा, इसकी हत्या, इसका ही एक सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, तो इसने कर दी। तो कब करी है, 185 BC में कर दी। और मगध पर जो है अब कौन सा वंश आ गया, तुंग वंश आ गया। पुष्यमित्र शुंग और तुंग वंश आ गया, राइट। यानी कि जो है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने, और अब आ गया शुंग वंश। अच्छा, इसमें लिखा है अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में था। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे देखिए वीडियो हो गई काफ़ी बड़ी, 32 मिनट की होगी, बड़ा चैप्टर था। तो हमने कर भी लिया मौर्य साम्राज्य, बहुत बड़ा मतलब पार्ट था ये इसका, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो कैसे अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा वैसे एक चीज़ हम छोड़ते हुए आ गए, चलिए इसे भी पूरा करें। इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ का मतलब हो गया जो अधिकारी होते थे उनकी बात। तो यहाँ पे जैसे मंत्री मतलब प्रधानमंत्री जो। फिर पुरोहित की बात करें तो इसका काम क्या है, धर्म और जो है दान विभाग का प्रधान होता था। अच्छा, सेनापति क्या है, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो है राजपुत्र होता था। फिर आपका है देवारिक जो है राजकीय द्वार रक्षक होता था, जरूरी नहीं है पढ़ना। फिर है अंतर्वैदिक, तो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। ठीक है, फिर है समाहर्ता मतलब आय का संग्राहक होता था, संग्रह करता होता था, मतलब जो इनकम होती थी उसको संग्रह करता था, उसको कलेक्ट करता था। फिर इसमें लिखा है सन्निघाता, तो राजकीय कोषाध्यक्ष अध्यक्ष होता था। प्रशासता जो होता था कारागार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, प्रादेशिक क्या होता था, कमिश्नर होता था। ठीक है, प्रादेशिक कमिश्नर होता था। फिर है पौर, नगर का कोतवाल होता था। फिर है व्यवहारिक यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता था। नायक जो होता था नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। ठीक है, उसके बाद है कर्मांतिक जो है उद्योगों कारागार का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद जो है अध्यक्ष, और फिर है दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करने वाला।
ठीक है। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था, फिर अंतपाल यानी कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ठीक है, चलिए गाइस अब इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। चलिए यहाँ पे करते हैं एंड वीडियो को। और अब जो नेक्स्ट मिलेंगे वो है ब्राह्मण साम्राज्य, उसके बाद है भारत में यवन, तो बहुत सारे। चलिए गाइस बंद करते हैं वीडियो।